हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका चैप्टर से गुणसूत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पर आप गुणसूत्र लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोम लिखा है, तो हम यहाँ पर गुणसूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा गुणसूत्र है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की खोज किसने की, गुणसूत्र की संरचना के बारे में और इसके प्रकार क्या हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसके अलावा हम लोग पढ़ने जाएंगे यहाँ पर गुणसूत्र के कार्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला है, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कार्य ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, कार्य हमारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की। ओके, और हम लोग लास्ट में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि हमेशा हम लोग सारी वीडियोज़ में देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज कि हमारा टॉपिक 14 है खोज। गुणसूत्रों को सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था। ठीक है, अध्ययन व वर्णन किया था। ओके, किसने किया था अध्ययन या वर्णन? बाले बियासी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसका अध्ययन किया और उसके बारे में बताया था, मीन्स वर्णन किया था। लेकिन गुणसूत्र की खोज किसने की थी, मीन्स सबसे पहले किसने देखा था? स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में नाम लिखा है, आप दोनों में देख लीजिएगा। ठीक है, तथा क्रोमोसोम शब्द का चयन किया था किसने? डब्ल्यू वॉल्डेयर ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि क्रोमोसोम का नाम किसने दिया है। तो क्रोमोसोम को क्रोमोसोम किसने कहा था? डब्ल्यू वॉल्डेयर ने कहा था। कब कहा था? 1881 में। तो ये तो हो गई हमारी खोज की बात गुणसूत्र की। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। गुणसूत्र की संख्या, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग कोशिका में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। तो हम लोग देख लेंगे किस तरह से अलग होती है। पहले हम लोग आ जाते हैं संख्या में। गुणसूत्र की संख्या लिखा हुआ है हमारा, किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक सी होती है। मीन्स क्या है? कोई एक जाति के जीव, जैसे बिल्ली है तो सारी बिल्लियों में गुणसूत्रों की संख्या एक होगी, या कुत्ता है तो सारे कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या एक होगी, या फिर अगर इंसान है, सारे इंसानों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? एक सी होगी। ठीक है, तो ये मीन्स हुआ एक ही जाति का मीन्स। किंतु विभिन्न जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। अब अगर हम इंसान और बिल्ली ले लें तो दोनों में अलग अलग रहेगी। ओके, वर्गीकरण विज्ञान में जीवों की जाति निर्धारित तथा जातियों में आपसी संबंध स्थापित करने के लिए गुणसूत्रों की संख्या का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन पार्ट आ गया है कि गुणसूत्र का वर्ग कहाँ पर होता है। गुणसूत्र का वर्ग ये होता है कि वो जीवों की जाति को निर्धारित करता है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या को देखकर ही बताया जाता है कि जो हमारा जीव है उसकी जाति क्या है। ओके, कुछ आम जीवों में गुणसूत्रों की संख्या तालिका में दी गई है। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या लिखी हुई है। देखिए, जैसे जंतु का नाम लिखा है हमारा, जंतु है पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम ऑरेलिया में गुणसूत्र कितने होते हैं? 30 से लेकर 40 तक होते हैं। ठीक है, तो जितने भी होंगे पैरामीशियम ऑरेलिया के अंदर, सभी में 30 से 40 गुणसूत्र पाए जाते होंगे। नेक्स्ट है हमारा एस्केरिस लंबिक्रोइड्स, तो इसमें कितने होते हैं? 24 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य, जो कि जिसमें कि हम लोग आते हैं, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46। सभी मनुष्यों में 46 होगी। ओके, हम लोग आ जाते हैं पादप में। पादप में गुणसूत्रों की संख्या, जैसे प्याज है, प्याज में 16 होते हैं, गोभी में 18, कपास में 52 52 एंड मटर में 14 यानी 14। ये है गुणसूत्रों की संख्या। मीन्स प्याज का मतलब है जितनी भी प्याज होंगी, कहीं की भी प्याज हो तो सभी में कितना होगा? 16 होगा। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग इसकी आकार और आकृति पर। किस आकार का होता है और इसकी आकृति क्या होती है, तो देख लेते हैं गुणसूत्र की आकृति। कोशिका को एनाफेज अवस्था में UTH अथवा शलाका में दिखाई देते हैं। देखिए, मीन्स इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, देखिए, जो कोशिका होती है हमारी, उसकी कई सारी फेज़ होती हैं। ठीक है, तो फेज़ अभी आपको बस इसमें ये समझ लेना है कि इसका आकार क्या होता है। अभी आप फेज़ मत समझिए। तो जब कोशिका की एनाफेज होती है तो इसमें ये शलाका के आकार का होता है। ठीक है, वैसे तो गुणसूत्र अपनी पूरी लंबाई में समान मोटाई के होते हैं। देखिए, मैं एक बार पहले गुणसूत्र का डायग्राम आपको दिखा दे रही हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने रफली डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए। ये है डायग्राम। ठीक है, देखिए, ये गुणसूत्र का डायग्राम है। पहला थोड़ा लंबा पार्ट है, रॉड टाइप का, उसके बाद नीचे 2 पार्ट हैं,
इस तरह से। तो यही बोल रहा है, कह रहा है गुणसूत्र जो है पहले अपनी लंबाई में पूरा एक समान मोटाई का होता है, ठीक है, नॉर्मल जो होता है, लेकिन एबनॉर्मल होगा तो इनकी मोटाइयाँ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। यही चीज़ हमें पढ़ना है आगे। चलिए देखिए, तो क्या बोला था, वैसे तो गुणसूत्र अपनी पूरी लंबाई में समान मोटाई के होते हैं, किंतु सभी गुणसूत्रों में एक संकीर्णन होता है, इसको हम लोग प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। लेकिन क्या क्या होता है, कभी गुणसूत्रों में संकीर्णन होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक संकीर्णन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रोमैटिन सूत्र, जो सामान्य अवस्था में केंद्रक के अंदर जाल के रूप में रहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, केंद्रक है ना। तो केंद्रक में हम लोगों ने क्रोमैटिन थ्रेड पढ़े थे, जिसे हम लोग क्रोमैटिन सूत्र कहते हैं। ये क्रोमैटिन थ्रेड कहाँ पर रहते हैं, हम लोगों ने वहाँ पर क्रोमोसोम पढ़ा था ना, जब हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड पढ़ रहे थे। तो क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन सूत्र जो सामान्य अवस्था में केंद्रक के अंदर जाल के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है हमारा, एक गुणसूत्र में प्रायः निम्नलिखित भाग होते हैं। अगर हम लोग एक गुणसूत्र की बात करें, एक क्रोमोसोम की बात करें, तो उसमें क्या क्या भाग होते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। यहाँ से आपका मेन पॉइंट शुरू हो गया है, यहाँ से हमारा शुरू हो गया है गुणसूत्र के भाग। ओके, तो भाग पर आ जाते हैं हम लोग, इसके कितने भाग होते हैं और क्या क्या होते हैं। देखिए क्या लिखा है, पेलिकल या मैट्रिक्स। पेलिकल या मैट्रिक्स क्या होता है, प्रत्येक संपूर्ण गुणसूत्र पेलिकल नामक एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, ठीक है। पेलिकल क्या है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आपका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में पेलिकल ये चीज़ है, ये दिख रही है, ये जो पूरा आपका ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो दे रहा है, जो शेप दे रहा है, उसी को पेलिकल कहेंगे। अब पेलिकल के अंदर क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है। तो पेलिकल मैट्रिक्स, पेलिकल नामक एक झिल्ली द्वारा ढका होता है। पेलिकल के अंदर एक जेली सदृश पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। क्रोमैटिड्स या क्रोमोन्यूमेटा क्या होते हैं, ये देखिए क्रोमैटिड्स। पहले हम लोग आ जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर फंसे आपस में सर्पिल अवस्था में लिपटे दो क्रोमैटिन सूत्रों के द्वारा ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। आपको मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ क्या है, देखिए ये हैं जो एक दूसरे से क्रॉस बनाते हुए लिपटे हुए बने हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे, जिसकी बात हमारे नीचे बोली गई है हमारी थ्योरी में, ठीक है। तो मैट्रिक्स ये हो गया हम लोग का। इन सूत्रों को हम लोग क्रोमोन्यूमेटा या फिर क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या लिखा आगे, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं क्योंकि इन्हीं पर जीन्स भी उपस्थित होते हैं। जीन्स क्या होता है आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपको ये समझना है कि इन पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आगे की वीडियो में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या है, प्रत्येक क्रोमोनिया पर उपस्थित अनेक उभारों के कारण इनका आकार मणिकाकार हो जाता है, ठीक है। इन छोटे उभारों को हम लोग क्रोमोमियर्स कहते हैं। देखिए क्रोमोमियर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा डायग्राम है और क्रोमोमियर्स ये है। देखिए यहाँ पर जो गुणसूत्र है थोड़ा ब्रेक टाइप का हो जाता है और इसके पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जब पार्ट्स बन गए तो यहाँ पर जो पतला पोर्शन हो गया, इसी को हम लोग क्रोमोमियर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोमियर्स कहेंगे। आगे आते हैं, इसमें हो गया छोटे उभारों के रूप में होता है। क्रोमोमियर संभवतः क्रोमैनिया सूत्र के अधिक घने कुंडल बन जाने के कारण होता है। ओके, बस आपको यहीं तक पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे आ जाते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। क्या लिखा है, प्रत्येक क्रोमोसोम में एक दबा हुआ स्थान दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं, जिसे सेंट्रोमियर या फाइनेटोकोर भी कहते हैं। जो हमारा दबा हुआ पार्ट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनेटोकोर भी कहेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बता दिया है। यहाँ पर ये है कि ये जो दबा हुआ पार्ट है ये क्रोमोफोर है और ये हमारा ये जो पार्ट है ये क्रोमोनेमेटा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, मीन्स ये क्रोमोमियर्स है। क्रोमोमियर्स का जो फूला हुआ पार्ट है वो क्रोमोमियर्स है और जो दबा हुआ पार्ट पतला सा पार्ट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों क्रोमोनिमेटा इसी स्थान पर अकुंडलित होते हैं। अकुंडलित मतलब दोनों यहाँ पर अनज्वाइंट हो जाते हैं तथा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ओके, यहीं तक आपको पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल नॉलेज आपको नहीं पढ़नी है ताकि आपके माइंड से निकले ना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होता है तो गुणसूत्र का आकार वी की तरह हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या बोल रहा है, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र में
के मध्य में स्थित हो जाता है, तो गुणसूत्र का आकार वी की तरह हो जाता है। इसे हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। देखिए गुणसूत्र के प्रकार होते हैं कई सारे, मैं भी बताती हूँ आपको किस तरह से। देखिए यहाँ पर गुणसूत्र का डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, ये है आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र का डायग्राम। ये सिंगल है और ये हमारा डबल है, ये मेन है, इसी तरह से होता है। और ये इसका एक सिंगल पोर्शन दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए ये सेंट्रोमियर है, जो भी मैंने बताया था। इसके दो पार्ट होते हैं, बीच में एक गोल पोर्शन होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, और अगल बगल दो ऐसे लगे हुए होते हैं, दो पोर्शन। इसमें से एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है, ठीक है। दोनों को आप लोगों ने देख लिया। अब मैं यहाँ पर प्रकार बता रही हूँ आपको। तो 4 प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ये चारों ही प्रकार को हमें याद रखना है। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, देखिए इसमें जो हमारा सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एकदम मिड पोर्शन में होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, मिड से थोड़ा अबव होगा, ठीक है। क्या, सेंट्रोमियर मिड से थोड़ा अबव होगा, तो इसे हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे, ओके। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, जब सेंट्रोमियर ज़्यादा अबव होगा तो इसे हम लोग एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे, और जब हमारा सेंट्रोमियर एकदम टॉप पर होगा, ठीक है, टॉप पोर्शन पर होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसके सारे पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बता रहा है सारे पार्ट में। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि जब ये वी शेप का बनेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। जब सेंट्रोमियर एक सिरे के समीप स्थित होता है तो इसे हम लोग टीलोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। ऐसा गुणसूत्र सीधा दिखाई देता है, जो कि मैंने भी दिखाया था, एकदम लास्ट वाला था टीलोसेंट्रिक हमारा। जब थर्ड पॉइंट है हमारा, जब सेंट्रोमियर की स्थिति सिरे से हटकर केंद्र की ओर हो तो इसका आकार जे के समान हो जाता है, ठीक है, तथा इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। सारे पार्ट मैंने बता दिए हैं, आपको डायग्राम भी दिखा दिया है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। सैटेलाइट बॉडीज़ क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका शॉर्ट नोट आता है सैटेलाइट बॉडीज़ पर। देखते हैं हम लोग। कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाए जाते हैं। द्वितीयक संकीर्णन का मतलब देखिए, यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, ये है गुणसूत्र, ये, और सॉरी फिर से बताती हूँ, यहाँ पर ऊपर ये है, फिर ये है, और फिर ये है, ठीक है। ऐसे ही तो कुछ था जुड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या है कुछ ये पहला हमारा, ये पहला संकीर्णन मतलब दबा हुआ होता है, और ये दूसरा संकीर्णन है। तो क्या कह रहा है, कुछ गुणसूत्रों में द्वितीय संकीर्णन पाए जाते हैं। इसके पश्चात गुणसूत्र के भाग को सामान्यतः सैटेलाइट बॉडी कहा जाता है। देखिए ये प्रथम संकीर्णन, ये द्वितीय संकीर्णन, और उसके बाद जो हमारा पार्ट पाया जाएगा, जो बॉडी पाई जाएगी, ये वाली, इस चीज़ की बात हो रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट बॉडीज़ कहते हैं। तो आपको याद रखना है सैटेलाइट बॉडीज़ को, आपको यहीं तक पढ़ना है, सैटेलाइट बॉडीज़ कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं गुणसूत्र के कार्य पर। कार्य एवं महत्व, कार्य ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका। तो कार्य में आते हैं, क्या लिखा है हमारा, गुणसूत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है जो केंद्रक तथा कोशिका में निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखते हैं हम लोग कौन कौन से कार्य करते हैं गुणसूत्र। पहला हमारा है गुणसूत्र वंशागति के भौतिक आधार। पहले हमारी हेडिंग दी हुई है, गुणसूत्र क्या है, वंशागति के भौतिक आधार है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में, वो किसके थ्रू होते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू होते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमें बतानी है। क्या लिखा है, उन पर उपस्थित जीन्स के कारण ही केंद्रक आनुवांशिक गुणों को संतान में ले जाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोशिका के संतुलित विभाजन में गुणसूत्र ही मुख्य भाग लेते हैं। कोशिका में जो विभाजन होता है वो किसके थ्रू होता है, मीन्स कोशिका में विभाजन होने पर गुणसूत्र भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या कह रहा है, जब कोशिका विभाजित होती है तो संतुलन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ का। तो संतुलन में कौन बनाए रखता है, गुणसूत्र ही बनाए रखता है, ठीक है, ताकि संतति कोशिकाओं के सभी लक्षण समान हों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये आरएनए का निर्माण तथा कार्यों में नियमन करता है। मीन्स जो क्रोमोसोम है वो आरएनए का निर्माण करेगा और उसके कार्यों को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। इन पर उपस्थित डीएनए अणु आरएनए अणुओं का निर्माण करते हैं। और आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है, ठीक है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। तो आपको यहीं तक पढ़ना है। ये हो गए आपके क्रोमोसोम के कार्य। अब हम लोग आ जाते हैं इसके डायग्राम पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने डायग्राम देखा हुआ है, देखिए यह क्रोमोसोम का डायग्राम मैंने भी आपको दिखाया भी था। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा सेंट्रोमियर होगा, जिससे जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आपको यही डायग्राम अपनी फेयर कॉपी में बनाना है, अच्छे से देख लीजिए। अभी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी तक के लिए आप इससे पढ़िए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू।